हेलो बच्चों। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक आभार और अभिनंदन। देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के अंदर जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसके अंदर हम आज चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज जो है वो बहुत ही शानदार लगेगी और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको बायोलॉजी के अंदर जो भी कंसेप्ट है उन सभी को क्लियर करवाऊं। ठीक है, तो आज उसी मुहिम को अपन स्टार्ट करते हुए आज अपन जो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है, यानी ऑर्गेनिजम्स, तो जीवों में जनन के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, एक छोटी से छोटी चीज को हम उठा करके चलेंगे और प्रत्येक चीज को आराम से समझते हुए अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें अपन किसके अंदर, जनन की अगर बात करते हैं, रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं अपन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन को अपन क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। ठीक है, अब जनन क्या चीज है, देखिए इस प्रकृति के अंदर जो भी सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सारे जीव हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो क्या होते हैं, याद रखें, वो सारे के सारे जो जीव हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। देखिए बात यहां पर यह है कि अगर कोई भी जीव रिप्रोडक्शन करता है तो उसके लिए एक मैन स्पेसिफिक क्वालिटी ये है, ठीक है, उनका एक कैरेक्टर है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। यहां लिविंग का मतलब मेरा ये है कि सजीव होना चाहिए। जो सजीव के जो करैक्टर जो शो करता है उनके अंदर जो भी सजीवों के करैक्टर्स हैं वो सारे के सारे होने चाहिए और उसी के बेसिस पर वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। आप ये बोलोगे कि सर रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, जरूरी बेटा इसलिए है कि अगर मान लो अगर एक स्पीसीज है, अगर उसने रिप्रोडक्शन नहीं किया है तो आने वाले इन फ्यूचर वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि वो स्पीसीज किसी प्राकृतिक घटना के कारण हुई हो या फिर किसी और कंडीशन के कारण हुई हो। ठीक है, मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर कोई भी जीव, जैसे मान लो एक ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, मानव की अगर बात करें, मानव के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसका नाम है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो प्रकार के रिप्रोडक्शन जिसको आप लैंगिक और अलैंगिक जनन बोलते हो। ह्यूमन के अंदर लैंगिक जनन होता है जिसको अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो अगर आप ये सोच के चलिए, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो, जनन नहीं हो, तो उस कंडीशन में कोई भी जीव जो है वो इस पृथ्वी पर, अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकेगा, ह्यूमन बीइंग का। क्योंकि मान लीजिए रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, नई संतान नहीं बनी है, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल नहीं बना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो जीव जो है, ये जो पृथ्वी पर जो मानव जो है, ये मानव क्या होंगे, धीरे धीरे आने वाले समय में धीरे धीरे क्या होंगे, जैसे एक एज के थ्रू व्यक्ति पहले क्या होता है, छोटा होता है बच्चा, उसके बाद में थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है, उसके बाद में जाकर के वो बुढ़ापे की ओर चला जाता है। तो बुढ़ापे की एंड स्टेज होती है, उस कंडीशन में व्यक्ति क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। आप याद रखें, प्रकृति के अंदर कोई भी जीव है वो जीवित नहीं है। जो जीव जिसने जन्म लिया है वो मरेगा निश्चित तौर पर। अब डिपेंड ये करता है कि कुछ एक जीव जो है वो अपने आप को अलग कंडीशन में शो कर देते हैं, जैसे यूनिसेल्युलर जो जीव है, एक कोशिकीय जो जीव है, उनके अंदर एक अलग क्वालिटी होती है, वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करके उसी पेरेंट्स से उसी पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं, नए जीव बन जाते हैं। वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है और नए डॉटर जो ऑर्गेनिज्म है उनका फॉर्मेशन कर लेता है, पुत्री संतति में बना लेता है उनको, यानी कि नए जीवों का निर्माण कर लेता है खुद ही। तो इस प्रकार से वो अपन मान सकते हैं कि वो मतलब डेड नहीं होते पर अपने आप को मॉडिफाई करते हैं वो। याद रखें, बाकी सारे के सारे जो जीव हैं वो सारे के सारे जिसने जन्म लिया है निश्चित तौर पर वो मरेगा, यानी कि उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ध्यान रखें रिप्रोडक्शन क्या चीज है। जीव जो है, याद रखें, मैं आपको बता देता हूं, जीव एक, ये रिप्रोडक्शन एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ये रिप्रोडक्शन है।
यानी कि अगर बात करें कि अगर आप किसी भी चीज की बात करो, मान लो ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, मानव की अगर बात करें, तो मानव क्या करता है, अपने ही जैसे जीवों का क्या करता है, वापस निर्माण करता है। आप देखते होंगे आपके घर के अंदर जो दादाजी हैं, दादाजी से उनकी संतान आपके पापा जी हुए, ठीक है, चाचा जी हुए, जो भी है, आप चाचा जी और पापा जी जो है उनसे और नई संतान हुई जिससे आपका फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब क्या, एक प्रोसेस है, जनन एक प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा जीव अपने ही समान संतान का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने समान संतान पैदा करता है, उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं जनन। अब जरूरी क्यों है, आप ये बोलोगे कि सर जनन जरूरी क्यों है, ये चीज मैंने आपको बता दी है कि जनन क्यों जरूरी है। किसी भी जाति का, किसी भी जीव का या जाति का अस्तित्व अस्तित्व बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, रखने के लिए मेन प्रॉपर्टी है कि जनन क्यों जरूरी है, कि अगर सॉरी, अगर जनन नहीं होगा तो कोई भी एक स्पीसीज जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि हर एक चीज प्रकृति का एक नेचर है, जिसने जन्म लिया वो मरेगा। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर जनन नहीं होगा तो उस जाति का अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज जो है वो डैमेज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समझे हो बात? ठीक है। तो अगर आप देखें कि अगर मॉरिशस के अंदर बात करें, तो मॉरिशस के अंदर एक डोडो पक्षी था जिसका शिकार किया गया। शिकार करने के बाद में धीरे धीरे उसकी प्रजाति जो वो क्या हो गई, विलुप्त हो गई। हाँ, मान सकते हैं कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई, प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई, फिर भी मानव की अपनी स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण वो क्या हो गया, नष्ट हो गया धीरे धीरे। तो उसकी जाति आज क्या हो गई है, विलुप्त प्राय है। ठीक है, विलुप्त हो चुकी है। तो ध्यान रखें, डायनासोर की अगर बात करें तो डायनासोर आज प्रकृति के अंदर देखने को नहीं मिल सकते हैं, केवल ओनली जो फॉसिल्स के रूप में, जीवाश्म के रूप में आप देख पाते हैं उनको। यानी कि सीधा सा कंसेप्ट है कि किसी भी जाति का इस पृथ्वी के ऊपर एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी होता है, रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। ठीक है, मेन चीज अपने को ये याद रखनी है। ठीक है, तो याद रखें कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या चीज है। कोई भी स्पीसीज जो है या फिर कोई वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी जाति अपना अस्तित्व बनाए रखती है और अपने ही समान क्या पैदा करती है, संतान उत्पन्न करती है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अब हम बात करते हैं जीवन अवधि। आपके अंदर एक नाम आता है इस टॉपिक के अंदर, जीवन अवधि क्या है। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। जीवन अवधि, ध्यान रखें, जीवन अवधि, जीवन अवधि। अब जीवन अवधि क्या चीज है? देखिए, व्यक्ति कोई भी है, कोई भी जीव है, व्यक्ति की जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी जीव हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जिस जीव का जन्म हुआ है, जन्म से लेकर के, जन्म से लेकर के जहां तक उसकी नेचुरल डेथ होती है, उसके बीच का जो भी टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं जीवन अवधि। जैसे मान लो एक मनुष्य की अगर मैं बात करता हूं, तो या फिर तोते की बात करूं, किसी भी जीव की मैं बात कर लेता हूं, जैसे गाय की बात करता हूं मैं। गाय जो है लगभग 22 यानी कि 20 या 22 ईयर्स क्या करती है, सर्वाइव करती है इस अर्थ पर। यानी कि 20 या 22 साल तक जीवित रहती है गाय। तो आप ये मान के चले कि जिस दिन गाय, मतलब गाय ने किसी बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो बड़ी होगी, धीरे 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 उसकी संतान बड़ी होगी और एक टाइम पीरियड के बाद में वो भी क्या होगी, 22 साल के बाद में वो उसकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसका मतलब जन्म से लेकर के उसकी नेचुरल डेथ हुई, यानी कि उसका एक टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में अगर वो मर गई, 22 साल के बाद में अगर मरी, 20-22 साल के बाद में, तो उसका वो जीवन साइकिल है। पहले माना जाता था मनुष्य 100 साल तक जीवित रहता है, आजकल तो 40-50 काफी है। 40-50, 60-70, 70 तो ऐसे मान के चलो हाईएस्ट हो चुका है। ठीक है, और उस टाइम पीरियड में उनकी डेथ हो जाती है। वो एक लाइफ साइकिल है, जीवन अवधि है। तो याद रखें कि व्यक्ति के या फिर जीव के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक नेचुरल डेथ तक की जो टाइम पीरियड है, उसको बोलते हैं जीवन अवधि। अब आप बोलोगे सर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के बाद में वो व्यक्ति मर जाता है, तो क्या उसको जीवन अवधि बोलेंगे? एक एवरेज की अगर बात करें, उस स्पीसीज की अगर बात करें, तो स्पीसीज के एवरेज में अगर देखा जाए तो उसकी जीवन अवधि नहीं है, क्योंकि नेचुरल डेथ जरूरी है। अगर प्राकृतिक मृत्यु होती है, जितना टाइम पीरियड किसी भी ऑर्गेनिज्म का है, अगर उसी टाइम पीरियड के ड्यूरिंग उसकी डेथ होती है, तो उसको अपन बोलेंगे जीवन अवधि। उस व्यक्ति के लिए जिसकी एक्सीडेंट हो गया, उस कंडीशन में किसी भी घटना के कारण उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसको उसकी टाइम पीरियड बोल सकते हैं। पर एक स्पीसीज की अगर बात करें, पूरे स्पीसीज की अगर बात करें,
तो उसकी नेचुरल डेथ नहीं है। ठीक है, याद रखें। तो याद रखें, जैसे तोता है, तोता लगभग ऑलमोस्ट 140 साल तक जीवित रहता है। 140 साल बहुत होते हैं। हाथी की बात करें तो 50 से 70 साल तक जीवित रहता है। ठीक है, कौवा होता है वो 15 साल तक जीवित रहता है। वो उनकी जीवन अवधि है। यानी कि जब से उन्होंने जन्म लिया उसके बाद में जो उनकी नेचुरल डेथ हुई, उनके बीच में जो टाइम पीरियड है 22 साल, गाय का 22 साल, तोता 140 साल जीवित रहता है। ये तोते की जीवन अवधि है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख सकता हूं, आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी कि किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को या तक के समय को, मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, कंफर्म हो गई बात। यानी कि सीधा सा कंसेप्ट है कि कोई भी जीव जो है अगर जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में अगर उसकी नेचुरल डेथ होती है तो जो भी उसका टाइम पीरियड है वो उसकी कहलाती है जीवन अवधि। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात कर लूं यहां पर आप सभी के सामने, तो आप ये बोलोगे कि सर कि यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे एक दो एग्जांपल लिखूंगा, उसके बाद में आपको आपके सामने मैं डिस्कशन करूंगा, एकदम सही फॉर्मेट के साथ मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा कि किस प्रकार से जीवन अवधि को किस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इस चीज के लिए अपन बात करें तो मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं कि जैसे ही मान लो गाय है, गाय का टाइम पीरियड अभी मैंने आपको बताया आपको। ठीक है, गाय जो है वो ऑलमोस्ट 22 साल तक, 22 ईयर्स, 22 वर्ष तक जीवित रहती है। 20-22 साल के बाद में गाय की डेथ हो जाती है। इसका मतलब गाय का जो जीवन अवधि जो है वो 22 साल है। कोई बात करें पैरेट की बात करूं तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, पैरेट तोता लगभग 140 वर्ष तक, 140 वर्ष, अब मान के चलिए कितनी ज्यादा उसका जो पीरियड है, लाइफ पीरियड कितना बड़ा है, 140 साल तक जीवित रहता है। ठीक है, तो इसकी जीवन अवधि है। वही बात करें, मैं कौवा की बात करूं, क्रो की बात करूं, तो कौवा जो है लगभग ऑलमोस्ट अगर बात करें तो कौवा लगभग 15 साल, 15 ईयर तक, 15 साल तक जीवित रहता है। ये इसकी जीवन अवधि है। तो हर एक जीव का एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो क्या करता है, अपने आप को क्या सर्वाइव करता है और पूरा अपने लाइफ टाइम को क्या करके स्पेंड करके वो डेथ की ओर चला जाता है। तो ये निश्चित है कि कोई भी जीव जिसने जन्म लिया है वो मरेगा तो जरूर, उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं है। ठीक है, पर बात यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की जाए, एक कोशिकीय जीवों की जाए, तो वो अपने आप को जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, अपनी नई संतान बनाने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर देते हैं, अपने आप को तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और उन्हीं डिवाइड किए हुए पार्ट से वापस नए इंडिविजुअल्स का या नए जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ये याद रखें। अगर वो उन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया, फॉर एग्जांपल के लिए अगर बताऊं, यूनिसेल्युलर जीवों ने अगर अपने आप को डिवाइड करना बंद कर दिया, अपने आप को मॉडिफाई करना बंद कर दिया, अपने आप को नई संतति में उत्पन्न करना बंद कर दिया, तो याद रखें उनकी भी डेथ होगी। आप अमीबा की बात करते हैं, अमीबा एक यूनिसेल्युलर जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है द्विविखंडन के द्वारा। ये अपने आप को, अपने शरीर को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो भाग में तोड़ देता है, और प्रत्येक पार्ट जो है वो मिलकर के दोनों पार्ट अलग अलग नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो एक अमीबा, एक यूनिसेल्युलर जीव जो है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव अमीबा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो अपने आप को डिवाइड करके दो पार्ट्स में तोड़ करके प्रत्येक पार्ट को एक नए जीव में कन्वर्ट कर देता है। अब आप बताओ कहां उसकी डेथ हुई? वहां तो डेथ नहीं हुई, पर अपने आप को उसने मॉडिफाई कर लिया। अगर वो अमीबा अपने आप को मॉडिफाई नहीं करता तो निश्चित तौर पर उसकी भी डेथ होनी निश्चित थी। तो याद रखें, तो प्रत्येक जीव जो है इस संसार के अंदर, जो भी इनवर्ड संसार में जो भी जीव है जिसने जन्म लिया है वो मरेगा निश्चित तौर पर। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें मैंने आपको बताई। थोड़ा सा एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं आपको। हाथी, एलिफेंट जो होता है उसकी लगभग ऑलमोस्ट 50 से लेकर के 70 ईयर,
यानी कि 15 टू 70 ईयर, उसका लाइफ साइकिल जो है वो 15 टू 70 ईयर तक होता है। ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अगर बात करें आप तितली की, अगर बात करें बटरफ्लाई की, अगर बात करें आप, तो उसके अंदर लगभग आप मान के चलो लगभग सप्ताह तक, ठीक है, सप्ताह तक वो जीवित रह सकती है। तो इस कंडीशन में आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि हर एक जीव का एक टाइम पीरियड होता है जिसके थ्रू अपने आप को वो क्या करता है, इसके अंदर, इस नेचर के अंदर या संसार के अंदर इसको मेंटेन करके मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखें ये जीवन अवधि है। जैसे अगर बात करें, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको, बरगद, बरगद की लगभग एज मानी जाती है, एवरेज की अगर बात करूं लगभग 400 ईयर, यानी कि 400 ईयर, 400 ईयर तक वो अपने आप को क्या करता है, इस संसार के अंदर अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करता है। अब आप ये बोलोगे कि सर 400 साल थोड़ी, हमने तो बहुत सारे ऐसे बरगद देखे हैं, आपने श्रीलंका के अंदर बहुत बड़े बड़े बरगद देखे होंगे, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो वहां पर उनकी एज लगभग 800 साल ईयर है। बहुत सारी जगह जहां पर बरगद, एक इंडिविजुअल जो बरगद है उसकी आयु जो है वो 400 साल से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक एवरेज यहां पर उसका जीवन अवधि बताई है कि लगभग ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 400 साल वो जीवित रह सकता है, ये इसकी जीवन अवधि है। जरूरी नहीं है कि 400 साल ही हो इसकी, जो है कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो 600 से 700 800 साल तक ये पुराने, ठीक है, इतने साल पुराने बरगद भी इस संसार में आज भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ये सारे जीव जो है इनकी ये सभी क्या है, जीवन अवधि है। आज मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ एक रिवीजन सा रिवीजन क्या बोल रहा हूं कि आपको एक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, आपको एक बता रहा हूं कि वास्तव में क्या चीज है। क्लास 12th के अंदर जो बायोलॉजी है उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजों पर आपको फोकस करना है, किस चीज को किस तरीके से आपको समझना है, बस मेरा मोटिव यही है। नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसके अंदर मैं आपको सभी को एक एक कंसेप्ट जो है वो आराम से क्लियर करवाने का पूरा प्रयास करूं, ठीक है। अब अपन बात करें नेक्स्ट, अगर बात करें तो यहां पर नेक्स्ट अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इसके 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स। अब आप बोलोगे कि 2 टाइप्स कौन से हैं, आप एक चीज ध्यान से देखिए कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव अगर अपने आप के द्वारा ही, खुद ही, स्वयं ही वो क्या करे, एक संतान का उत्पन्न कर देता है अकेला ही, जरूरी नहीं है कि 2 हो। अगर आप बात करें ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करें तो एक मेल और एक फीमेल होती है जो रिप्रोड्यूस करके अपनी नई संतान का निर्माण करती है। पर अगर हो सके एक ही जीव अगर पार्टिसिपेट करे तो रिप्रोडक्शन में पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्योंकि अगर बात करें अमीबा अकेला होता है, सिंगल होता है, यूनिसेलुलर होता है। अमीबा, पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर जो जीव है ये अपने आप ही, ठीक है, एक सिंगल पेरेंट ही नई संतान को उत्पन्न कर देता है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें संतान को उत्पन्न करने के लिए 2 जीवों की जरूरत होती है, 2 पेरेंट्स चाहिए, एक फीमेल और एक मेल। समझ रहे हो बात इस चीज को। तो कुछ एक ऐसे जीव होते हैं जो केवल सिंगल, अकेले ही रिप्रोड्यूस कर देते हैं, जन्म कर देते हैं और नई संतान का निर्माण कर देते हैं। पर कुछ एक स्पीसीज है, कुछ जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं जिनके अंदर क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करूं, ठीक है, आप देखते होंगे जिसके अंदर 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हो और पार्टिसिपेट करके नई संतान का निर्माण करते हो। इस प्रकार से आप ये ध्यान रखें, इसी आधार पर हमने रिप्रोडक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, 2 टाइप्स। एक होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकंड जो है वो है एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जनन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप इस चीज को देख करके बता सकते हो कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ध्यान रखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होगा, ठीक है, एक ही सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स होंगे, एक फीमेल और एक मेल। जब 2 जनक मिलकर के किसी संतान का निर्माण करते हैं तो उस प्रकार के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं अलैंगिक जनन। और जिसके अंदर एक ही
जनक पार्टिसिपेट करके नई संतान का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं अपन लैंगिक जनक। देखो बच्चों, आज हमारा जो मोटिव था, आज मेरा जो मोटिव था वो यही था कि आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना के देना, जिससे आप अट्रैक्ट हो, आपको लगे किसकी तरफ, मेरी तरफ नहीं, बायोलॉजी की तरफ, कि वास्तव में बायोलॉजी भी कोई एक सब्जेक्ट है जिसको रटने के बजाय उसको समझा जा सकता है, उसको आराम से पढ़ा जा सकता है। ठीक है ना? तो रटने की जरूरत नहीं है। ये सारा जो बायोलॉजी का जो कंसेप्ट चल रहा है, आप इसको जो डेली रूटीन की जो चीजें हैं उनके अंदर भी बहुत बार आपने विजुअल किया होगा, देखा होगा उन चीजों को। बस वही चीज बायोलॉजी के अंदर है। आप ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, मानव की अगर बात करें, अधिकतर चीजें, बहुत सारी चीजें आपको पता है और उन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है। तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मैं आपके सामने एक चीज बता देना चाहता हूं कि आपको बायोलॉजी का जो डर है, जो भूत है, वो मैं निकाल के दूंगा। हर एक चीज को आराम से आपके सामने इस तरीके से रखूंगा कि आपको वास्तव में इस बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। थोड़ा सा मेरे साथ आप अगर कोऑपरेट करेंगे, अपने आप को, वास्तव में आप चाहते हो कि एग्जाम में हम बहुत कुछ करके आए, बहुत कुछ सीख के जाएं, यहां से बहुत कुछ सीख करके हम एग्जाम में वो चीजें इंप्लीमेंट करें, तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। वास्तव में अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी कोचिंगों के अंदर आप इतनी ज्यादा फीस पे नहीं कर पाते हो, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपके हर एक स्टेप को, आपके हर एक कदम को अपने हिसाब से, अपने साथ चल करके बढ़ूंगा आगे, जिससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है? तो डरने की कहीं भी जरूरत नहीं है। आपको बायोलॉजी का जो कंसेप्ट है, या बायोलॉजी के जो भी कंसेप्ट है जो आपको डाउटफुल लग रहे हैं, उनको भी मैं इजी बनाऊंगा। और जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका पाठ्यक्रम है, उन सभी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एकदम इजी तरीके से इस बायोलॉजी को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको जो आज मैंने जो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा वीडियो दिया है, उसमें आपको कुछ ना कुछ चीजें जरूर समझ में आई। देखिए, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें ही समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आपको बायोलॉजी के अंदर अगर आपको वास्तव में डर है, वो भूत अगर बैठा हुआ है ना मन में, तो वो एक दिन में नहीं निकलेगा। पर हाँ, एक चीज मान सकता हूं कि अगर आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। और आप मेरे साथ 1 महीने जुड़ करके देखिए, 1 महीने जुड़ने के बाद में आपको वास्तव में लगेगा कि यार बायोलॉजी तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखो बेटा, किसी भी सब्जेक्ट में रुचि जो है वो अपनी खुद की नहीं होती है, वो होती है आपके टीचर्स पर डिपेंड करती है। अगर आपको टीचर बेहतर मिला है, शानदार मिला है, उसको पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, आप उसका पढ़ाया अगर आपके समझ में आता है, इसका मतलब आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला ही नहीं मान सकता, कि बढ़ेगा निश्चित तौर पर, और वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है? तो जरूरी है एक बढ़िया गाइडेंस की, बढ़िया आपको प्लेटफॉर्म मिलने की, और मैं वो प्लेटफॉर्म आपके सामने प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक ठीक है? तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप अपने साथी बच्चों के साथ भी इस चीज को शेयर करोगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।